हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू रैपिड फायर सेशन 2। सबसे पहले अगर आपने रैपिड फायर सेशन 1 नहीं देखा है उसको आप जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आज का हमारा सिलेबस है जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन का सिलेबस है वो मैंने यहां पे लिया है। एंड ये जो वीडियो है इस वीडियो की पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सिर्फ आपने एक काम करना है, आपने जाना है टेलीग्राम पे, वहां पे सर्च करना है मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। एंड स्टार्ट करने से पहले आप ये तय कर लो, जब तक ना ये सेशन खत्म होगा तब तक मैंने अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलना है। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स देखना चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Macroeconomics as a separate branch of economics emerged after British economist John Maynard Keynes published his book। जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखो यहां पे आपको सबसे पहले यह पता चला, बिफोर जॉन माइनर्ड कीन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं कहते थे। जब जॉन माइनर्ड कीन्स ने अपनी बुक, कौन सी बुक, ये द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसको पब्लिश किया, तो उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स मानने लगा। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट among the following statements। First statement, the deletion which is made from the value of gross investment in order to accommodate regular wear and tear of capital is called। अगर आपको यहां पे इसकी स्टेटमेंट समझ नहीं आई, सिर्फ इतना आपको समझ आया, wear and tear of capital is called depreciation, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल करेक्ट है। जब हमें नेट बनाना होगा ना, जो हमारे पास ग्रॉस होता है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो ये वाला भी ठीक स्टेटमेंट है। एज पर पॉलिसी व्यू पॉइंट मार्केट्स कैन बी फ्री मार्केट और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास जो मार्केट है पॉलिसी के हिसाब से या तो फ्री होगी या तो गवर्नमेंट कंट्रोल होगी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। देन इफ मोर कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नाउ, अगर हम ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गुड्स बनाएंगे, लेट अस सपोज दैट आप मशीनरी ज्यादा से ज्यादा बना रहे हो, लेस विल बी द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इन द फ्यूचर। आप मुझे बताओ, जब हम कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो घटेगी या बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, वो इंक्रीज होगी ना कि डिक्रीज होगी। हाँ, अगर हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो फ्यूचर में हमारी प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी कम हो सकती है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम वी इंक्लूड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू। देखो, जब हम नेशनल इनकम इंक्लूड कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही लेते हैं। जल्दी से मुझे आप बताओ क्यों हम लेते हैं? हम इसलिए लेते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल फॉर्मेशन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। देखो यहां पे हमें बताना है इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। पहला हमारे पास है सेविंग बाय द कम्युनिटी, जब आप सेव करोगे तभी जाके इन्वेस्ट एंड कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ये करेक्ट है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग ऑफ द कंट्री, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहां पे आपने थोड़ा सोचना है। देखो एक सोसाइटी है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना वो काफी हाई है, यानी वो कंज्यूमर गुड्स पे वो अच्छी अच्छी चीजें खरीदेंगे, उस वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है वो सेव करेंगे
एंड इन्वेस्ट करेंगे। हो सकता है वो ज्यादा खर्चा किस पे कर रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या क्या होता है? सबसे पहले हाउस होल्ड, ये तो हर जगह होगा। फिर हमारे पास क्या होगा, हाउस होल्ड होगा। दूसरा बिजनेस फर्म, ठीक है। फिर हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर, ये बन जाएगा 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अब जल्दी से अभी आप कमेंट करके मुझे बताओ 4 सेक्टर इकोनॉमी में एंड 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर आते हैं। यहां पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल गुड। अब देखो, आप ये सोचते हो कि हमेशा एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है ना वो टफ आते हैं। ये एसएससी में आया था 2019 और बिल्कुल इजी क्वेश्चन, और इसी तरह से आपके भी एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। डिफिकल्ट नहीं होते हैं बल्कि उनमें थोड़ा सा सोचना होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। तो यहां पे हमारे पास हुड एंड क्लॉथिंग, ये कैपिटल गुड नहीं है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जल्दी से आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा मेथड नहीं है जिससे हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। फटाफट बताओ। देखो, वैल्यू एडेड मेथड ये भी है, इनकम मेथड ये भी है, इन्वेस्टमेंट मेथड ये भी है, एंड एक्सपेंडिचर मेथड ये भी है। यहां पे तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, नहीं, इन्वेस्टमेंट मेथड नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ये 3 मेथड हमारे पास होते हैं। ठीक है, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इन्वेस्टमेंट मेथड हमारे पास नहीं होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड इनकम रिसीव्ड इन अ ईयर बाय अ डोमेस्टिक रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री पुट टुगेदर इज कॉल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, 2 चीजें हमारे पास होती हैं, एक होती है हमारे पास डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है डोमेस्टिक रेजिडेंट। जब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो तो बीच में आपके पास आएगा डोमेस्टिक, ये आपको याद रखना है। यानी जीडीपी होगा या एनडीपी होगा, लेकिन बीच में हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, डोमेस्टिक रहेगा, अगर हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे डोमेस्टिक रेजिडेंट की, इसका मतलब ये होगा एक कंट्री के सिटीजन या नेशनल्स। ठीक है, तो उस टाइम पे बीच में हमेशा क्या रहेगा, एन रहेगा, जीएनपी रहेगा या एनएनपी रहेगा, जो भी होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब बात हो रेजिडेंट्स की, डोमेस्टिक रेजिडेंट तो नेशनल, अगर बात हो डोमेस्टिक टेरिटरी की तब जाके आएगा बीच में डोमेस्टिक आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या बात हो रही है, द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड इनकम रिसीव्ड इन अ ईयर पुट टुगेदर। जब हम उसको पुट टुगेदर करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री डिराइव्ड फ्रॉम। जल्दी से आप मुझे बताओ पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला आप मुझे बताओ। देखो, पर कैपिटा इनकम कैसे करते हैं हम, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है, यानी नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन बोथ, अगर इनमें एक भी मिसिंग होगा तो हम बता नहीं सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम है क्या। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट suitable example of double counting in national income। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। देखो, यहां पे आपको एक चीज देखनी है, डबल काउंटिंग कहां पे होगी, जहां पे हम रॉ मटेरियल एंड साथ में फाइनल गुड की भी बात करेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल और उसका फाइनल गुड। जल्दी से देखो कहां पे है, देखो यहां पे हमारे पास कॉटन आउटपुट एंड कॉटन
कॉटन क्लॉथ आउटपुट, ठीक है, क्योंकि कॉटन क्लॉथ कॉटन से बना है, यानी यहां पे है रॉ मटेरियल एंड आउटपुट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, मोस्ट एग्जाम्पल सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीडीपी डिफ्लेटर इज यूज्ड टू, जल्दी से आप मुझे बताओ जीडीपी डिफ्लेटर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां पे आपके पास इक्वेशन पड़ी है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। यहां से हमें पता चलता है इन्फ्लेशन, यानी मेजर द इन्फ्लेशन इन अ कंट्री, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखो, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसके इक्वल होगा, हमारे पास देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन करेगा तो बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। फिर नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ये जब हम करेंगे तो मार्केट प्राइस से कहां चला जाएगा, फैक्टर कॉस्ट पे चला जाएगा। फिर डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब क्या बनेगा, डोमेस्टिक था तो नेशनल बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखो, यहां पे आपको दो चीजें याद रखनी है, एक हमारे पास है पर्सनल इनकम, ठीक है, पर्सनल इनकम, दूसरी हमारे पास है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इन दोनों में क्या फर्क है, पर्सनल इनकम टोटल इनकम हो गई हमारी, ठीक है। फिर हमारे पास जब उसमें से हम सब चीजें निकाल देते हैं, जो हम डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं और बहुत सारे फी फाइन सब हम पे करते हैं, यानी जो हमें सिर्फ खर्चाने के लिए पैसे बचे हैं ना, जो आपके पास बचे हैं, अब उनको आपने सिंपल खर्चना है, उसको हम कहेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। यहां पे हमारे पास पर्सनल इनकम में से जब हम माइनस करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउस होल्ड एंड मिसलेनियस फी फाइन, सब कुछ निकाल के, यानी जो खालिस आपको अब अपने खर्च उनको करना है, तो ये हमारे पास आएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ओके। फिर यहां पे हमारे पास जो प्राइवेट इनकम है, इसमें जब आप माइनस करोगे सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेशन, प्राइवेट इनकम में से ये चीजें आपने माइनस की, अब ये इनकम आपकी बच गई, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगी पर्सनल इनकम एंड ये हमारे पास बन गई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जल्दी से आंसर कीजिएगा। सबसे पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये तो सब जानते हैं। फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये भी सब जानते हैं, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये तो होता है, बट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये जस्ट क्या होती है, ट्रांसफर पेमेंट होती है, ओके। फिर फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग प्रोवाइडेड टू अ डोमेस्टिक सर्वेंट, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, अब जो गवर्नमेंट है वो किसको दे रही है, जो उनके सर्वेंट है, यानी जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, वो भी किस में आएगा, वो आएगा फ्री सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आपको और मुझे गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, हाँ अपने सर्वेंट्स को ही देगी, जो उनके जॉब कर रहे हैं उनको ही दे रही है, इसका मतलब उनको भी मुफ्त में नहीं मिल रहा है, हालांकि वो मुफ्त में हमें दिख रहा है, लेकिन वो जो काम करते हैं उन्हीं का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये इंक्लूड होता है, ये भी होता है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, ये तो आप जानते ही हो, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं होगा, ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप मेरी एक बात लिख के रखो, जितना आपके पास डेटा गिवन है इतना कभी कभार इस्तेमाल नहीं होता है, कुछ डेटा वो एक्स्ट्रा भी आपको देंगे, तो वो चीज आपको देखनी है, आपको कौन कौन सा डेटा चाहिए, आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। यहां पे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, यानी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट,
इसका मतलब होता है जब भी आपको वैल्यू एडेड आए ना, तो मतलब आपने निकालना है नेट का मतलब है एन और वी का मतलब है डी, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना है। बस ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये हमारे पास है वैल्यू एडेड मेथड, यानी ये बनता है जीडीपी अगर ग्रॉस होगा। यहां पे नेट है तो नेट ही रहेगा, ठीक है। अब आप बिल्कुल क्लियर होंगे, आपको क्या निकालना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एंड मेथड हम अप्लाई करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। अब मुझे बताओ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या इसमें आपको चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमें सिर्फ डोमेस्टिक की बात करनी है। इसका मतलब पहला वाला हमें नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि एनएनपी अगर यहां पे होता, अगर हमें नेशनल चाहिए था ना, लेकिन नेशनल तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो चाहिए सिर्फ डोमेस्टिक। इसका मतलब इसका काम नहीं है, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेल्स हैं उनको हम लेते हैं, यानी 3500, ठीक है। इनको हम प्लस करते हैं, ओके। फिर प्लस नहीं, प्लस कहां करेंगे हम? फिर हमारे पास है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या कहते हैं? माइनस करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से माइनस करो, -2000, ओके। फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी यहां पे हमने क्या करना है? माइनस। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें चाहिए नेट, ठीक है। नेट के लिए हमें करना पड़ेगा, ओके। फिर एक्सपोर्ट। अब देखो एक्सपोर्ट की भी यहां पे काम नहीं है, क्योंकि हम मेथड अप्लाई कर रहे हैं नेट वैल्यू एडेड मेथड। तो एक्सपोर्ट का काम होता है एक्सपेंडिचर मेथड में, यहां पे इसका काम नहीं है, ओके। उसके बाद यहां पे आओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, अब हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यानी -350, ओके। फिर हमारे पास चेंज इन स्टॉक। जो चेंज इन स्टॉक है ये क्या होता है? प्लस होता है, तो +50। जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। 3500 -2000 -500 -350 +50, तो ये हमारे पास बनेगा 3500, ओके। तो ये हमारे पास बचेगा 700, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहां पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बिकॉज हमें आंसर ही तो निकालना है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करनी है? नेशनल इनकम, मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यह हमें करनी है। अब यहां पे जितना डेटा लगेगा वो हम लेंगे। सबसे पहले देखो, यहां पे ना हर जगह एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इसका मतलब यहां पे हम एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ओके। और एक्सपेंडिचर मेथड में जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं सिर्फ उन्हीं को हम लेंगे, ओके। पहला हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बिल्कुल इंक्लूड होता है, तो आप लिखिए 900, ओके। फिर हमारे पास क्या हम इसमें प्रॉफिट की बात करते हैं? नहीं करते हैं। प्रॉफिट की बात होती है जब हम इनकम मेथड अप्लाई करते हैं, जहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस होता है, आया कुछ याद? वहां पे हम प्रॉफिट करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं, डिविडेंड, ये सब चीजें देखते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड में प्रॉफिट का कोई भी काम नहीं होता है, ओके। इसको छोड़ दो। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये इंक्लूड होता है, ओके। ये हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है, यानी +400, ओके। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, बताओ जरा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कुछ काम है? बिल्कुल काम है, लेकिन ये होंगे माइनस, क्योंकि हमें लाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो ये होते हैं -100, ओके। फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है ना, तो ये भी होगा +250, ओके। चेंज इन स्टॉक, अब मुझे बताओ क्या चेंज इन स्टॉक का काम है? नहीं ना। अभी जो हमने वैल्यू एडेड मेथड किया वहां पे चेंज इन स्टॉक का काम होता है, यहां पे काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड है भैया, इसका घर नहीं है, इसका घर कहीं और है, तो ये खत्म हो गया। फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब हमने निकालना है एनएनपी, तो ये भी होगा प्लस, लेकिन वैल्यू है यहां पे -40, तो +-40, ठीक है, ओके। फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अब देखो
यहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आया ना, जब कैपिटल फॉर्मेशन आएगा तो उसका मतलब वेयर एंड टियर भी होगा, डेप्रिसिएशन भी होगा, यानी -20। ओके, फिर नेट इंपोर्ट, यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर नेट एक्सपोर्ट होता तो प्लस होता, नेट इंपोर्ट तो माइनस। ओके, ये बन गई हमारे पास। तो अब इसको करो जरा कैलकुलेट, तो हमारे पास आएगा 1360, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको समझ आ गई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन लेट्स टू फैक्टर कॉस्ट। जल्दी से आप मुझे बताओ कहां से आपको फैक्टर कॉस्ट मिलेगी। मार्केट प्राइस से आप क्या करोगे, देखो मार्केट प्राइस में से जब हम माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये तब जाके हमारे पास मिलता है फैक्टर कॉस्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल गुड्स आर यूज्ड बाय दे। जल्दी से मुझे आप आंसर कीजिएगा, फाइनल गुड्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं ना जो बिल्कुल रेडी फॉर यूज होते हैं, ठीक है। देखो क्या कंज्यूमर करते हैं, कंज्यूमर तो करते ही हैं, ठीक है, यहां पे तो कोई डाउट है ही नहीं। फिर प्रोड्यूसर्स, क्या प्रोड्यूसर भी फाइनल गुड्स इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो मशीनरीज होती हैं वो फाइनल गुड्स ही होते हैं, सिर्फ जो रॉ मटेरियल होता है ना वो इंटरमीडिएट गुड्स में आता है। फिर गवर्नमेंट ये भी तो करती है, ये कंजप्शन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। जैसे डिफेंस के ऊपर जो डिफेंस पर्सनल है वहां पे उनके ऊपर खर्चा करेगी तो कंजप्शन, बाकी फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो वो प्रोड्यूसर में आएगा, कैपिटल में आएगा। यानी यहां पे ऑल ऑफ दीज, यहां पे हर कोई फाइनल गुड्स को यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज नोन एज। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। नेशनल इनकम मतलब NNP एट फैक्टर कॉस्ट, एंड यहां पे हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP एट मार्केट प्राइस। बताओ जरा फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस में क्या डिफरेंस होता है, वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following items are not included in national income। जल्दी से आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी आइटम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। देखो यहां पे हमारे पास फर्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स की बात होती है। ट्रांसफर पेमेंट ये भी नहीं होता है, ये भी नहीं। विंडफॉल गेन यानी इलीगल एक्टिविटी से जो भी हमें मिलता है वो भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज इसका हमारे पास एक्चुअल रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, ओके। फिर सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स ये भी इंक्लूड नहीं होता है। हाँ, अगर इनके ऊपर कोई भी कमीशन हम अर्न करेंगे तो वो इंक्लूड होगा। फिर एग्रीकल्चर लेबर एंड हाउस होल्ड सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ्स ये नहीं होता है, ओके। एंड ये होता है बिकॉज ये हमारे पास क्या निकलेगी, फैक्टर इनकम आएगी, ठीक है। सिर्फ ये वाला होता है, बाकी नहीं, यानी 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब यहां से मैंने क्वेश्चन लिए हैं रिलेटेड टू यूनियन बजट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2022-23 प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जीडीपी ग्रोथ इन 2021-2023 इज एक्सपेक्टेड टू, यहां पे 2022 टू 2023 है, ठीक है। इज एक्सपेक्टेड टू कितना ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट किया गया है, वो हमारे पास है 9.2%, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द बजट 2022-23 एज पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस ग्रांट्स एंड लोन्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज J&K की रिलेटेड कुछ भी होगा उसको आपने पढ़ना है। यहां पे करेक्ट आंसर है 35,581.44 करोड़ में ये, ठीक है, ओके।
एंड इसको किस किस के थ्रू दिया गया है वो मैंने फुल डिटेल यहां पे लिखी है, आप इसको एक नजर जरूर मारिएगा। अगर हल्का हल्का भी आपको याद रहा तो आप आराम से टिक कर सकते हो। जैसे यहां पे 33,923 करोड़ दिया गया एज अ सेंट्रल असिस्टेंस, फिर 273 करोड़ दिया गया रिहैबिलिटेशन ऑफ डल लगीन लेक। तो इसी तरह से यहां पे मैंने लिखा है, एक नजर जरूर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2022-23 टोटल एक्सपेंडिचर, इस साल टोटल एक्सपेंडिचर यानी एस्टिमेटेड, एग्जैक्ट नहीं है बल्कि एक एस्टिमेट किया गया है कितना हम करें खर्च करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 39.45 लाख करोड़, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2022-23 the revised fiscal deficit was -% of GDP in the financial year 2022 as against 6.8%। एस्टिमेटेड बजट था यानी अंदाजा लगाया गया था कि इतना फिस्कल डेफिसिट रहेगा, लेकिन रहा कितना 6.9%, ठीक है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड एट अ कॉस्ट ऑफ डैश डैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कैन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन बनते हैं उनको आपने जरूर करना है। कहां से है, क्या करता है, इसके बारे में आप जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये न्यूज में रहा है, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग, टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग इन 2022-23 एस्टिमेटेड एट आरएस। जल्दी से आप मुझे बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। इसका हमारे पास यह है 22.84 लाख करोड़। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ कहां पे हम बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या हमारे पास रेवेन्यू बजट है, जो भी है उसका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2022 फोकसेस ऑन हाउ मेनी एरियाज आर पिलर्स। जो बजट 2022 है ये फोकस करती है 4 एरियाज में। किस किस में? पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड इसके लिए हमारे पास 7 इंजन है। कौन कौन से? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ठीक है, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट्स टू द गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो आप इसका आंसर दे दो। देखो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझनी, जो कमर्शियल बैंक है वो लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। अब यहां पे हमारे पास जो ऑप्शन है यहां पे एसएलआर, ये रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है? एसएलआर या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये रिलेटेड है कमर्शियल बैंक के। अब यहां पे इन दोनों में से कौन सा आएगा? आप एक चीज देख लो, हमारे पास जो एसएलआर होता है, ठीक है, एसएलआर क्या होता है? ये जो कमर्शियल बैंक है मेंटेन करता है अपने पास, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, फिर हो गया गोल्ड एंड फिर हो गया हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। इसका मतलब ये हुआ कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को अपने पास रखेगा और पैसे किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। यानी क्या दे रहा है? क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements regarding the marginal standing facility of RBI. Which of the following is true? जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताइए। देखो यहां पे हमारे पास पहला स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? इट इज यूज्ड बाय ओनली बैंक्स, ना कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ बैंक इसको लाते हैं, यानी गलत। इट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों?
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी गलत, इट इज अ चीपर रूट टू फुलफिल द ओवरनाइट रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स, बिल्कुल अपोजिट है। ये एक पेनल्टी रेट है, जब बैंक को सारे रास्ते खत्म होते हैं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, फिर एमएसएफ के थ्रू वो अपने फंड्स रेज करता है, ठीक है। ये भी गलत, सिर्फ ये हमारे पास है, बैंक यूजेस दिस रूट ओनली इफ दे एग्जॉस्टेड ऑल अदर चैनल टू रेज द शॉर्ट टर्म फंड्स, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द कैश रिजर्व रेशियो, जल्दी से आप मुझे बताओ, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर को कम करेगा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा रहेगा, यानी क्रेडिट ज्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जल्दी से आप आंसर कीजिएगा, कौन सा इसमें फंक्शन नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? पहला, फ्रेम मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, करेक्ट है। कीप गवर्नमेंट मनी इन वेरियस अकाउंट हेड्स, तभी तो हम आरबीआई को बैंकर्स टू द गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू द जनरल पब्लिक, ये नहीं है। जो आरबीआई है ये सिर्फ किसके साथ डील करता है? ये डील करता है कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी, जल्दी से पहले आप मुझे ये बताओ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या क्या आता है? और ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1998 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी, ठीक है। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव मॉनेटरी टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। नाउ मॉनेटरी पॉलिसी के हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट, एक हमारे पास है क्वालिटेटिव मॉनेटरी टूल्स एंड दूसरा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये भी एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो ये तो हमारे पास क्या बच गए? क्वालिटेटिव मॉनेटरी टूल्स। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a government budget is an annual financial statement which outlines estimated government expenditures and expected government receipts or revenue for the forthcoming fiscal year। सिंपल डेफिनेशन है बजट की। फिर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ दिस एस्टिमेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बजट टाइप, जल्दी से बताओ इनमें से कौन सी बजट की टाइप नहीं है? ये तो आप जानते ही हो, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट, ये तो है, ये तो सब जानते हैं। फिर इकोनॉमी बजट एंड बैलेंस बजट। देखो बैलेंस बजट जब एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू दोनों क्या है? इक्वल हो गई तो होगी बैलेंस बजट, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो इकोनॉमी बजट है ये कोई भी बजट नहीं होता है, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन प्रिंट एंड इशू करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस फ्रॉम 2 रुपी नोट्स टू 10,000 रुपी नोट्स। यहां पे हमने बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। आज अगर देखोगे तो सिर्फ 2000 तक ही नोट्स हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप टू 10,000 तक भी प्रिंट कर सकती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन अ सेपरेट इशू डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर करेंसी इशू, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हाईएस्ट डिनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड बाय आरबीआई? जल्दी से मुझे बताओ अभी तक सबसे बड़ा नोट आरबीआई ने कौन सा प्रिंट किया है? ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपको पीछे बताया, सभी आप आंसर करोगे 10,000 का, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। जो 10,000 नोट है ना, ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन द ईयर 1938, फिर इसको डिमोनिटाइज किया गया 1946 में,
फिर इंट्रोड्यूस हुआ 1954 में एंड फिर इसको डिमोनेटाइज किया गया 1978 में। ठीक है, एंड यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो पेपर जो आपके पास हाथ में नोट है ना, ये बने होते हैं 100% कॉटन से। आपके जो नोट है वो भी कॉटन के हैं एंड आपके कपड़े भी कॉटन के हैं। ओके, मजेदार मैचिंग है। फिर 15 लैंग्वेजेस होती हैं, जिसमें नोट्स के ऊपर 15 लैंग्वेजेस लिखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इन्फ्लेशन टारगेट रेंज सेट बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? बताओ जल्दी से, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो इन्फ्लेशन टारगेट रेंज है क्या सेट किया है? वो सेट किया है 4%, एंड जिसमें लोअर लिमिट यानी लोअर टॉलरेंस लेवल कितना है? 2% से लेके अपर है 6%। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is incorrect about monetary policy committee? जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पहले, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, ये एक 6 मेंबर कमेटी है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं। जहां पे 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं और 3 मेंबर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है। अब ये कितने साल के लिए अपॉइंट करती है, इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में करो, मैं आपको चेक करूंगा और जिसका करेक्ट होगा उसको करेक्ट बता दूंगा। फिर फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन या गवर्नर? बताओ, फाइनेंस मिनिस्टर होता है या गवर्नर होता है चेयरमैन? तो ऑब्वियस सी बात है, गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ कमेटी। ठीक है, हेंस यहां पे जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with reference to CRR and SLR। जल्दी से मुझे इसका आंसर कीजिएगा, बताओ जरा CRR एंड SLR के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है? जल्दी से स्टेटमेंट को पढ़ो और आंसर करो। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, CRR is the fraction of total net demand and time liabilities maintained by the bank with itself। ठीक है, गलत है। CRR कमर्शियल बैंक कहां पे रखता है? आरबीआई के पास रखता है। वेयर एज जो SLR है ये रखता है कमर्शियल बैंक अपने पास। ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट अपोजिट है, ये भी गलत ये भी गलत। फिर CRR एंड SLR आर द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्या ये इसके पार्ट है? नो। LAF के पार्ट कौन से कहे हैं? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर बैंक में इवन अर्न रिटर्न ऑन मनी पार्क्ड एज SLR एंड CRR। देखो, जो CRR है ना, ये ओनली इन द फॉर्म ऑफ कैश होता है, तो कैश में आरबीआई कुछ भी नहीं देता है। हाँ, जो SLR है इस पे कुछ मिलता है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, आगे इसकी वैल्यू बढ़ ही रही है ना। फिर हमारे पास है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वहां से भी अर्न होता है। ठीक है, सिर्फ यहां पे अर्न होता है, यहां पे नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर। जल्दी से अब मुझे बताओ, डेफिसिट फाइनेंसिंग हम क्यों करते हैं? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हेंस A option is the correct answer. Next question, fiscal deficit in the union budget is equal to। जल्दी से आप मुझे बताओ, fiscal deficit किसके इक्वल होता है? देखो, fiscal deficit होता है total expenditure minus total revenue, और यहां से हमें पता चलता है, क्योंकि यहां पे हम बोरिंग को इंक्लूड नहीं करते हैं ना, यहां पे जो वैल्यू आती है ना, वो आती है इक्वल टू बोरोइंग, यानी हमें कितनी बोरोइंग करनी है। ठीक है, यानी हमारे पास आएगा नेट इंक्रीज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? जल्दी से आप मुझे बताओ, इसमें से कौन सा फिस्कल पॉलिसी का पार्ट नहीं है? देखो, यहां पे हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है, इसको कौन देखता है? इसको देखता है आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, नेशनल इंश्योरेंस, इनकम टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारे किसमें आएंगे? फिस्कल पॉलिसी में। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट अ फिस्कल मेजर ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। जल्दी से आप मुझे जरा बता दो इनमें कौन सा फिस्कल मेजर नहीं है। अगर यहां पे आप देखोगे इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट यानी SLR, ठीक है, तो इसको कौन देखता है? RBI, ठीक है, तो ये हमारे पास फिस्कल मेजर नहीं है। हेंस C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003 and FRBM Rule 2004, the government is under obligation to present 3 statements before the Parliament along with the annual budget। वो 3 स्टेटमेंट कौन कौन सी है? वो हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछे जाए। फिर मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये 3 स्टेटमेंट्स होती हैं, ये हमारे पास नहीं होती है, यानी शॉर्ट टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं होती है, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन for the low growth rate in India in spite of high rate of saving and capital formation is। ये क्वेश्चन आया था IAS में एंड द ईयर 1995, ठीक है। यहां पे आपको देखना है मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, इसीलिए ये IAS में क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि यहां पे मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो उन मिलते जुलते में से सबसे बेस्ट ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। देखो यहां पे अगर हम बात करेंगे हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, अब ये कैपिटल आउटपुट रेशो होता क्या है? कैपिटल आउटपुट रेशो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर फॉर एग्जांपल आप एक कपड़ा बना रहे हो तो इसके लिए आपको कितनी मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल आउटपुट रेशो। अब जितनी कम है, यानी आपको यहां पे सिर्फ एक मशीन लगी एक कपड़ा बनाने के लिए, दूसरा है उसको 3 लग गई। अब मुझे बताओ कौन सा बेटर है? जिसको 1 लगी वो है वहां पे ना, क्योंकि यहां पे फिर कॉस्ट कम आएगी। लेकिन अगर आप इंडिया में देखोगे ना, तो इंडिया में हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी कब चूज की थी? जल्दी से मुझे बता दो। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ सेकेंड 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था? इसका आंसर जल्दी से अभी कमेंट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मींस ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो अगर आप 1991 से पहले देखोगे ना, तो उस टाइम पे क्या था? LQP। अब इसकी क्या फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन थी LQP, तो इसका मतलब इंडिया इकोनॉमी एक ओपन इकोनॉमी नहीं थी, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है हैविंग मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, ठीक है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not the aim of liberalization and globalization। देखो liberalization मतलब फ्री एंड ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेटिंग कंट्रीज इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। अब उससे क्या होगा? मोर प्रोडक्शन एट ऑल लेवल, बिल्कुल होगा, करेक्ट है। इंक्रीज इन द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो हो गई, ये तो मेन एम है ग्लोबलाइजेशन का। जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एक ये स्टेटमेंट है। फिर इंक्रीज इन द सब्सिडीज टू द पुअर एंड डिप्रीव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये 2 स्टेटमेंट में दाल में कुछ काला है। देखो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है ना, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो दूसरे मुल्कों में जाती हैं, गरीब मुल्कों में जाती है, वहां पे उनको प्रॉफिट अच्छा होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाती है। इसका मतलब जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, बट उनको टेंशन नहीं है, वो क्यों देंगे सब्सिडी किसी को, ठीक है, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट की पड़ी है। यानी कि इंक्रीज इन द सब्सिडीज टू द पुअर एंड डिप्रीव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये नहीं है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग ग्लोबलाइजेशन फेयर। देखो यार, यहां पे एक मसला है, जो ग्लोबलाइजेशन है ना, यहां पे ज्यादा फायदा हो रहा है अमीरों को या डेवलप्ड कंट्रीज को। ऐसा क्यों होता है? अब जिसके पास पैसे होंगे वो कंपनी बनाएगा, उसकी एमएनसी होंगी। आप और मैं क्या बनाएंगे? हम अगर इंडिया में बिजनेस करेंगे, यहां पे हमारे पास अभी इतने पैसे हैं नहीं कि हम कोई बड़ा सा बिजनेस सेटअप करें, तो हम दूसरे मुल्क में क्या जाएंगे? अमेरिका में या जर्मनी या कहीं और पे कैसे जाएंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करेगी कि कम से कम एटलीस्ट हम अपने कंट्री में, अपने घर में एक बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। पहला देखो जरा, गवर्नमेंट कैन एंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड द वर्कर गेट देयर राइट। बिल्कुल करेक्ट है। जो बड़ी बड़ी एमएनसीज है उनको देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा यहाँ पे जो लेबर है। अब लेबर कौन से होंगे? हम ही होंगे, ठीक है। अब उनको प्रॉपर उनके जो टाइमिंग है, ये वो पूरा उनके राइट्स के बारे में देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये करेक्ट है। फिर गवर्नमेंट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। बिल्कुल करेक्ट है। आप या मैं अगर हम चाहेंगे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करें, तो हम क्या है? एक स्मॉल प्रोड्यूसर है। हमें गवर्नमेंट थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, कहीं पे सब्सिडी देगी, कहीं पे थोड़ा टैक्स माफ करेगी। अगर ऐसा करेंगे हम फिर कंपेयर कर सकते हैं बड़ी बड़ी एमएनसीज के साथ, ठीक है। फिर गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट एट डब्ल्यूटीओ फॉर फेयरर रूल्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ग्रोथ मींस। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा, बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है? देखो, बैलेंस ग्रोथ का मतलब यह है जितने भी हमारे पास सेक्टर है ना, सभी की ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। यानी ग्रोथ पैटर्न ऑन विच साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट आर मेड इन ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हम एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सारे सेक्टर्स में हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 1991 the central government implemented various far-reaching reforms in the area of taxation. This was based on the recommendation of, जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है राजा चलैया कमेटी। Hence B option is the correct answer. Next question, in the pre-reform period, यानी before 1991, there were restriction with respect to, देखो एलपीजी कब आया? 1991 में। इसकी भी फुल फॉर्म आपने लिखनी है। उससे पहले की थे क्या था? एलक्यूपी। यानी हमारे पास जो फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन इन इंडियन इंडस्ट्रीज थी, ये भी रिस्ट्रिक्टेड थी, ये भी करेक्ट है। एंड इंपोर्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, यहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस थी। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग as features of new economic policy। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। पहला, this set of policies can broadly be classified into two groups। बिल्कुल करेक्ट है। एक हमारे पास है स्टेबलाइजेशन मेजर्स। जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं, यहां पे हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है। वहां पे जो टेम्परेरी उस टाइम पे 1991 में क्राइसिस थी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उसमें आ गया स्टेबलाइजेशन मेजर्स एंड इन्फ्लेशन यानी प्राइस के रिलेटेड, वो भी आएगा इसी में। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, ये क्या थे? लॉन्ग टर्म मेजर्स थे। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। द पॉलिसी वाज इंटेंडेड टू मूव टुवर्ड लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल करेक्ट है, लोअर नहीं बल्कि हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ठीक है। ये वाला गलत है। It converted the Indian economy into market economy। बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर दिया गया, यानी इंडिया की इकोनॉमी एक मार्केट इकोनॉमी बन गई। यानी 1 and 3, hence C option is the correct answer. Next question, what led the Indian government to adopt LPG policy? अब बताओ इंडिया को क्या जरूरत उतनी पड़ी कि हमने अडॉप्ट की LPG पॉलिसी? पहला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्रॉप्ड इमेंसली। बिल्कुल करेक्ट है। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो सिर्फ इंडिया को रहा था 15 डेज फाइनेंस करने के लिए, ओके। फिर राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, ये भी करेक्ट है। गवर्नमेंट वाज अनएबल टू रिपे बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट, ये भी। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिस्कल डेफिसिट
ड्यूरिंग 1991, उस टाइम पे बताओ, जिस टाइम पे इकोनॉमिक रिफॉर्म आई थी, उस टाइम पे फिस्कल डेफिसिट कितने परसेंट ऑफ जीडीपी था? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो वो था हमारे पास 8.4% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक आर मोस्ट लाइकली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज? बताओ जरा, डेवलपिंग कंट्रीज में इनमें से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इंडिया में देखो, ओके। फिर आप जाओ बिहार एंड यूपी में, वहां पे तो हाई से भी सुपर हाई मिलेगा। फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी, बिल्कुल करेक्ट है। वेरी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये भी करेक्ट है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी इज? आंसर करो जल्दी से, इनमें से कौन सा फ्री मार्केट इकोनॉमी का फीचर है? पहला, पब्लिक ऑनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे तो प्राइवेट होता है। राशनिंग एंड प्राइस कंट्रोल, नो, ओके, वहां पे प्राइस मैकेनिज्म चलता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। हाँ, कंज्यूमर्स सॉवरेंटी, जो कंज्यूमर होता है वो सॉवरेन होता है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरप्लस बजट इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग? अब देखो, सरप्लस बजट में क्या होता है, हमारा जो रेवेन्यू आता है ना, यानी हमारा नहीं बल्कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू आता है ना, वो ज्यादा होता है और खर्चा कम करती है। ये उस सिचुएशन में होगा जब क्या होगा बताओ? देखो, डिप्रेशन, वॉर एंड फैमाइन्स, यहां पे तो जो हमारे पास एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा होगा, रिसीट्स कम होगी। हाँ, जब बूम वाली सिचुएशन होगी उस टाइम पे सरप्लस बजट रिकमेंडेड है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन, विच इज द पैरामीटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। यह क्वेश्चन एसएससी में आया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो, यहां पे पर कैपिटा रूरल इनकम ये नहीं है, क्योंकि यहां पे सिर्फ रूरल की बात हो रही है, ओके, पॉपुलेशन तो बिल्कुल है ही नहीं। यहां पे नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम, हमारे पास बेस्ट होता है रियल इनकम। अब रियल इनकम नहीं है तो कम से कम जो हमारे पास मॉनेटरी इनकम वो भी तो देखेंगे ना, पर कैपिटा मींस पर पर्सन। यहां पे तो नेशनल इनकम ओवरऑल बात हो रही है ना, तो यहां पे इवन बेटर, नेशनल इनकम से बेटर तो यही हमारे पास है। चलो मॉनेटरी है लेकिन पर कैपिटा है ना, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो यहां पे होती है हमारी वीडियो खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।